बच्चों नमस्कार। आज से जो है आपको सब्जेक्टेड इतिहास सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है, जहां से इतिहास की ये मान लो कि इस चैप्टर से बहुत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा चैप्टर है और ये इतिहास की ये मान लो शुरुआत। सब्जेक्टेड शुरू किया जा रहा है और टॉपिक जो है इतिहास का पोर्शन है और आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत जो है आज टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और भारतीय इतिहास के स्रोतों में आपका आ जाएगा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब पुरातात्विक स्रोतों में क्वेश्चन आ जाता है कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व क्या है, पुरातत्व अवशेष क्या हैं और पुरातत्व अवशेष क्या हैं और पुरातत्व वेत्ता किन्हें कहते हैं। अगर ये तीनों क्वेश्चन आ जाएं तो आपका पुरातत्व का आशय आ जाएगा कि प्राचीन मंदिर, मस्जिद, मठों जो आदि का अध्ययन है उसको कहा गया पुरातत्व। और उत्खनन के फलस्वरूप जो हमें वस्तुएं मिली हैं उनको कहा गया पुरातत्व अवशेष। और जिनकी देखरेख में ये सारे कार्य किए गए, जानकारी की गई, उनको कहते हैं पुरातत्व वेत्ता। उनको पुरातत्व वेत्ता कहते हैं। और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन वस्तुओं का जो अध्ययन होता है वो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है प्राचीन वस्तुओं की जो आयु है या आपकी प्राणियों की आयु है, जीवाश्मों की आयु है, इनका आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है। तो इसका तरीका सीधा है आंसर आपका रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति। कार्बन 14 पद्धति से हम प्राचीन वस्तुओं का समय का आकलन या आयु का आकलन कर सकते हैं। सभी जीवित प्राणी कहा जाता है, सभी जीवित प्राणी वायुमंडल से कार्बन 14 ग्रहण करते हैं और जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें से कार्बन 12 का क्षय होने लगता है। जो शेष रेडियोधर्मी कार्बन होते हैं उनकी गणना करके हम उनकी आयु का, उनके जो है समय का आकलन कर सकते हैं। ये तो आपका अब आया था पेड़ों की आयु कैसे ज्ञात की जा सकती, वृक्षों की आयु कैसे ज्ञात की जा सकती है। वृक्षों की आयु ज्ञात करने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं वृक्ष वलय तिथि निर्धारण पद्धति। उसको वृक्ष वलय तिथि निर्धारण पद्धति कहते हैं। एक वृक्ष में कहा जाता है, वृक्षों की आयु ज्ञात करने के लिए कहा जाता है कि जो वृक्ष होता है, ये वृक्ष को जब हम तने को काटते हैं और तने के काटने पर जो हिस्सा इस तरह से आ जाता है, रिंग बनते हैं और ये रिंग जो बनते हैं, ये जो वलय बनते हैं वो एक वर्ष में एक बार बनता है। ये जो वलय बनता है एक वर्ष में एक बार बनता है। अतः ये वलयों की संख्या गिनकर ये पता कर सकते हैं अमुक पेड़, अमुक वृक्ष कितने वर्ष पुराना है। इसको कहते हैं वृक्ष वलय तिथि निर्धारण पद्धति। इसको वृक्ष वलय तिथि निर्धारण पद्धति के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की जानकारी हमें
इन सब चीजों से मिलती है। और आज के जो टॉपिक चल रहा है, क्वेश्चन आ जाता है पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत पुरानी जिनके आधार पर इतिहास को लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, उसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों के विषय में आपका आ जाता है कि सबसे पहले आ जाते हैं आपके अभिलेख। अभिलेख आ जाते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो अभिलेख आ जाते हैं। यह क्वेश्चन होता है कि अभिलेख किसे कहते हैं। प्राचीन काल में ताम्रपत्रों, भोजपत्रों या ताड़पत्रों पर जो किसी राजा की प्रसिद्धि के विषय में कुछ बातें लिखी हों या उनके समय की कुछ जानकारी लिखी हो, वो उनको कहते हैं अभिलेख। और प्राचीनतम अभिलेख, फिर क्वेश्चन आ जाता है प्राचीनतम अभिलेख कहां पर मिला है। 1400 ईसा पूर्व में, 1400 ईसा पूर्व में जो है कहा जाता है एशिया माइनर। 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर में जो है एक स्थान पड़ता है बोगज कोई। बोगज कोई स्थान पर जो है आपका बोगज कोई स्थान पर प्राचीनतम अभिलेख मिला है, जिसको कहते हैं बोगज कोई अभिलेख, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का नाम मिलता है। जो वैदिक देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के नाम मिलते हैं। फिर आ जाता है प्राचीन अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े थे? तो अशोक के अभिलेख सबसे पहले 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख जो पढ़े थे वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। और अशोक के अभिलेख की लिपि क्या थी? अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक के अभिलेखों की लिपि जो है वो आपकी ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और आपकी यूनानी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि, ग्रीक लिपि भी कह सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों की भाषा पाली थी, लेकिन अशोक के धम्म की भाषा पूछी जाए तो प्राकृत आ जाएगी। अशोक के जो है अभिलेखों की भाषा पाली थी। अब क्वेश्चन आ जाता है अशोक कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है? कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है? तो आपका आंसर आता है कि गुर्जरा और मास्की अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा और मास्की अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। फिर यहाँ पे अभिलेखों में क्वेश्चन आ जाता है कि सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा की जानकारी सबसे पहले हमें कौन से अभिलेख में मिलती है? तो सती प्रथा की जानकारी सबसे पहले हमें एरण अभिलेख में मिलती है। सबसे पहले एरण अभिलेख में मिलती है। और एरण भानुमति का एरण अभिलेख है, वहां से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हाथी गुफा अभिलेख, उड़ीसा में हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो उड़ीसा के राजा खारवेल का संबंध हाथी गुफा अभिलेख से माना जाता है। उड़ीसा के राजा खारवेल का संबंध हाथी गुफा अभिलेख से माना जाता है। इसके अलावा आपका आ जाएगा एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो एहोल अभिलेख का संबंध आपका आंसर होगा, उसका संबंध क्या है? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है
पुलकेशन द्वितीय ने, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और उसका उल्लेख हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। उसका अभिलेख हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। इसके अलावा आ जाएगा आपका जो है ग्वालियर प्रशस्ति लेख। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है? तो आपका ग्वालियर अभिलेख का संबंध मिहिर भोज से मान लिया जाता है। मिहिर भोज से संबंध है ग्वालियर अभिलेख का संबंध। ग्वालियर अभिलेख का संबंध मिहिर भोज से है। और फिर आ जाता है कि भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो भीतरी स्तंभ लेख का संबंध प्रसिद्ध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है। प्रसिद्ध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से जो है भीतरी स्तंभ लेख का संबंध है। और अभिलेखों में आपका आगे बढ़ता है तो आपका आंसर आ जाता है कि स्तंभ लेख आ जाते हैं। ग्वालियर आपका आ जाता है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से माना जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। और फिर आ जाता है आपका जो है अभिलेखों में आ जाता कौन सा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है जिनमें सबसे पहले जो है वैदिक देवताओं की जानकारी मिली है? तो आपका आंसर आएगा बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख आपका आंसर आएगा। तो पुरातात्विक स्रोत समझ में आ गए होंगे। पुरातात्विक स्रोत, अगर क्वेश्चन आ जाए भारतीय इतिहास के स्रोतों में प्रथम स्रोत है तो आपका आ जाएगा पुरातात्विक स्रोत। फिर आपका साहित्यिक स्रोत विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आ जाएंगे। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। और धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य में आशय है कि धार्मिक साहित्य का आशय धर्म ग्रंथों से है और धार्मिक साहित्य का आशय है धर्म ग्रंथों से इतर, किसी राजा की प्रसिद्धि, राजवंश की प्रसिद्धि या उनसे संबंधित जानकारी, ये सब आप क्या जाएंगे धर्मेतर साहित्य। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि धार्मिक साहित्य का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? तो धार्मिक साहित्य के उदाहरण वेद हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, सूत्र साहित्य हो सकता है, आपका आरण्यक हो सकते हैं। ये सारे धार्मिक साहित्य। क्वेश्चन आ जाए धर्मेतर साहित्य का संबंध, धर्मेतर साहित्य का संबंध किससे है? तो धर्मेतर साहित्य का संबंध आ जाएगा जैसे अर्थशास्त्र, रासतरंगिणी, कथा सरित सागर और आपका अन्य जो ग्रंथ हैं कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी, ये सब जो है किसी न किसी राजा या राजवंश की प्रसिद्धि को दर्शाते हैं। धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांट दिया गया है, एक ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में आप क्या जाएंगे वेद, वेदांग, सूत्र साहित्य, स्मृतियां और आपका आ जाएगा आरण्यक और उपनिषद। वेद, वेदांग, सूत्र साहित्य और आपका आ जाएगा स्मृतियां और आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मणेतर ब्राह्मण ग्रंथों से इतर, ब्राह्मण ग्रंथों से इतर जिसे हम लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से इतर जो ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मणेतर ग्रंथ, जैसे आपका त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। आगम ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ये सब जो हैं आपके ब्राह्मणेतर ग्रंथ आ जाएंगे, ब्राह्मणेतर ग्रंथ आ जाएंगे। धर्मेतर साहित्य में आपका अर्थशास्त्र आ जाएगा, अर्थशास्त्र, रासतरंगिणी,
इनके विषय में जानकारी दी जाएगी। राजतरंगिणी अन्य ग्रंथों के विषय में जानकारी दी जाएगी। और विदेशी यात्रियों में आपका आ जाएगा, इनमें आपका जो है सबसे मेगास्थनीज आ जाएगा, फायान आ जाएगा, इत्सिंग आ जाएंगे, हवेनसांग, ये हवेनसांग अन्य विदेशी यात्रियों का वर्णन भी आपको किया बताया जाएगा, उसकी डिटेल बताई जाएगी। तो इस सब के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। और पुरातात्विक स्रोतों के विषय में हमने आपको अभी बताया है, एक बार फिर से समझ लेना। भारतीय इतिहास के स्रोत, तो आंसर होगा आपका पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। और भारतीय इतिहास के स्रोतों में प्रथम स्रोत पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों में सबसे प्रथम स्रोत आ जाएगा तो आपका आ जाएगा अभिलेख सबसे प्रथम स्रोत आ जाएंगे। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। और प्राचीनतम अभिलेख पूछा जाए तो प्राचीनतम अभिलेख बोगज कोई अभिलेख है जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। बोगज कोई अभिलेख, और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत आदि देवताओं के, वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत, इन देवताओं के नाम मिलते हैं। इसके बाद आप क्या जाएंगे, आपका आ जाएगा अशोक के अभिलेख। सबसे पहले किसने पढ़े थे, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, अशोक के अभिलेखों की भाषा पाली है। अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है, अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी आ जाएगी, ब्राह्मी लिपि और अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और आपका आ जाएगा यूनानी लिपि। अब यहां चार आ जाएंगे। लेकिन यदि यह पूछा जाए अशोक के अधिकतर अभिलेख कौन सी लिपि में है, तो अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में है और अशोक के अभिलेखों की भाषा पाली। अब अंतर क्या है ब्राह्मी लिपि में, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की वर्तमान या राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो भारत की वर्तमान राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए देवनागरी लिपि अशोक की कौन सी प्राचीन लिपि से मिलती जुलती लिपि है, तो फिर ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती मानी जाती है। देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती मानी जाती है। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि किन ग्रंथ, कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। तो अशोक का नाम जो मिलता है, अशोक का नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन बन जाता है अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है। तो अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी, अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी, अर्थात अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा गया है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। या कौन से राजा को प्रियदर्शी कहा जाता है, तो सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो अशोक को अभिलेखों में अशोका देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है, तो भानुमति के एरण अभिलेख से। और क्वेश्चन आ जाता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी तट पर हराया था, इसका उल्लेख हमें कौन से अभिलेख से मिलता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेखों से इन सब की जानकारी मिल जाती है।
और मिहिर भोज का संबंध ग्वालियर अभिलेख से है, मिहिर भोज का संबंध ग्वालियर अभिलेख से है। और आपका स्कंदगुप्त का संबंध भीतरी स्तंभलेख से है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध उड़ीसा के राजा खारवेल से है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध उड़ीसा के राजा खारवेल से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख पूछा जाए इसका संबंध किससे है तो यशोवर्मन से। यशोवर्मन से मंदसौर अभिलेख का संबंध है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है तो संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख जो है वो आपका रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है अथवा गिरनार अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अथवा गिरनार अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख है। संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख अथवा गिरनार अभिलेख है। तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपके शिलालेखों भी पूछे जा सकते हैं जो पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके अलावा स्तंभ लेख भी पूछे जा सकते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों में आपका आ जाता है कि सिंह स्तंभ आ जाएगा। इसके अलावा सिंह स्तंभ कौन सा है, इसके अलावा जो है और अन्य स्तंभ पूछ लिए जाते हैं तो अशोक के अभिलेख में स्तंभ भी पूछ लिए जाएंगे। इसके और जो है समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख है, स्तंभों में जानकारी दी गई है। जैसे आपका प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। तो अभिलेखों के संबंध में आ गया है। अब आ जाएगा सिक्के। अब सिक्के आ जाएंगे और सिक्कों में जानकारी। क्वेश्चन आ जाता है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है तो सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन आपका कहा जाता है, सिक्कों का अध्ययन के रूप में कहा जाता है कि सिक्का विज्ञान भी कहा जाता है। उसे सिक्का विज्ञान भी कह सकते हैं। इसके अलावा न्यूमिस्मेटिक्स भी कह सकते हैं। ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। और आहत सिक्कों को इसलिए कहा जाता है कि ये सिक्के जो है ठप्पा मारकर, इनमें जो है ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। इस कारण इन्हें आहत सिक्के या 5 प्रकार की मोहनती और पंचमार्क सिक्के या तो आहत सिक्के कह सकते हैं। ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं या तो आहत सिक्के कह सकते हैं या इन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। अब आ जाता है सिक्कों में ही पूछ लिया जाता है कि आपका शीशे के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे। शीशे के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे तो सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन आ जाता है भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं, सोने के सिक्के किसने चलवाए थे तो भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं जो चलवाई थी वो आपकी हिंद यूनानी शासक अथवा हिंद यवन शासक अथवा इंडो ग्रीक शासकों ने। हिंद यवन शासक या हिंद यवन शासक, हिंद यूनानी शासक या इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं चलवाई थी। अब क्वेश्चन आ जाता है भारत में लेख युक्त सोने की मुद्राएं सबसे पहले किसके द्वारा चलाई गई थी तो भारत में लेख युक्त सोने की मुद्राएं सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने ही चलवाई थी। लेख युक्त सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने। भारत में शुद्ध सोने की मुद्राएं, कुषाण शासकों ने चलवाई थी। भारत में शुद्ध सोने की मुद्राएं कुषाण शासकों के द्वारा चलाई गई थी। और कुषाण शासकों में आ जाए तो फिर आपका आ जाएगा बिम कथफेसेज के द्वारा सोने के सिक्के, शुद्ध सोने की मुद्राएं चलाई गई थी। बिम कथफेसेज के द्वारा शुद्ध सोने की मुद्राएं चलाई गई थी। इसके अलावा आ जाएगा भारत में सर्वाधिक सोने की मुद्राएं
किसके द्वारा चलाई गई? तो भारत में सर्वाधिक सोने की मुद्राएं गुप्त शासकों के द्वारा चलाई गई। गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक सोने की मुद्राएं चलाई गई। और क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भारत में लक्ष्मी के आकार के सिक्के, लक्ष्मी के आकृतिक सिक्के किस शासक ने चलाए थे? तो लक्ष्मी की आकृतिक सिक्के या राम सीता की आकार के सिक्के, वो आपका आ जाएगा। लक्ष्मी के आकार के सिक्के जो है वो मोहम्मद गोरी ने, लक्ष्मी के आकार के सिक्के मोहम्मद गोरी ने, और राम सीता के आकार के आकृतिक सिक्के वो अकबर के द्वारा चलाए गए थे, वो अकबर के द्वारा चलाए गए थे। तो ये तो आपने, फिर इसके अलावा जो है चांदी की मुद्राएं चली, तांबे की मुद्राएं चली, कागज की मुद्राएं चली। धीरे धीरे क्रमिक विकास शासकों का जब आएगा तो उन शासकों के विषय में जानकारी और विशद जानकारी दी जाएगी। तो आपको सिक्के समझ में आ गए होंगे। स्मारक में आपका प्राचीनतम स्थल है, जैसे प्राचीनतम स्थलों में आपका स्मारकों में आ जाएगा जैसे भीमबेटका जो है स्मारक है जहां पर शैल चित्रित गुफाएं मिलती हैं। प्रथम शैल चित्रित गुफाएं मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका है, वहां पर प्रथम शैल चित्रित गुफाएं मिलती हैं, वो स्मारकों में आ जाएगा। इसके अलावा जो है आपके स्मारकों में स्तूप भी आ जाएंगे। स्मारकों में अजंता एलोरा गुफाएं भी पूछी जा सकती हैं। ये सब स्मारकों के विषय में बताया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अब आपको जो है नेक्स्ट ले जाएंगे आपका साहित्यिक स्रोत। अभी तब तक आप जो तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो बच्चों पुरातात्विक स्रोतों के बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी आपकी साहित्यिक स्रोतों की जानकारी होगी। साहित्यिक स्रोतों के विषय में विशद जानकारी दी जाएगी। अब पुरातात्विक स्रोत आपको समझ में आ गए होंगे। और जब नेक्स्ट क्लास शुरू होगी तो 2 मिनट 1 मिनट का फिर से हम पुरातात्विक स्रोतों का रिवीजन करा देंगे, फिर बता देंगे। और साहित्यिक स्रोतों की नेक्स्ट क्लास होगी। धन्यवाद।